का समय था। रवि की माँ कुर्सी पर बैठी हाथ में एक फोटो लिए उलट पुलट के देख रही थी। रवि का रिश्ता अररिया से आया था और यह फोटो उस लड़की की थी। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लड़की थोड़ी सी मोटी। तभी रवि की बहन सीमा रूम से बाहर आई और बोली, आपको दिख रहा है? पहले अपना चश्मा तो लगा लीजिए। चश्मा लगाती हुई सीमा बोली, अब बताइए मेरी होने वाली भाभी कैसी है? अरे यह तो बहुत सुंदर है। रवि के पिता मजाक करते हुए बोले, चलो 3 आंख से कम सुंदर तो लगी। इतना कहते ही सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। रवि की माँ नाराजगी जताते हुए बोली, उड़ा लीजिए, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए। अरे भाई, अब तो मान भी लो कि तुम बुढ़ी हो गई हो। मैं क्यों बुढ़ी होने लगी? बूढ़े तो आप हो गए। कौन कहेगा मुझे बूढ़ा? मैं तो अभी भी एक और शादी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बेटे की रहने दीजिए, पहले आप ही शादी करके ला लीजिए मेरी सौतन को। कहती हुई रवि की माँ गुस्से में अपने रूम में चली गई। क्या पापा, आप भी ना नाराज कर दिए माँ को? जाइए, अब आप ही मनाइए। रवि के पापा मुस्कुराते हुए, बेटी तुम्हारी माँ तो छुई मुई के पौधे की तरह है, पल भर में खुश हो जाती है और पल भर में नाराज। बेटी, अब तो तुम्हारी माँ को मनाते मनाते इसमें महारत हासिल हो गया है। अब जब तक दिन में एक बार थोड़ी सी नोक झोंक ना हो जाए तो मन ही नहीं लगता। कहते हुए चले गए रवि की माँ को मनाने। रवि की माँ मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी थी। रवि के पिताजी प्यार से रवि की माँ के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। भला इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगी? और जैसी जिसके पास तो भगवान गुणवती पत्नी हो तो उसे दूसरी शादी करने की आवश्यकता ही नहीं है। रवि की माँ शर्माते हुए बोली, बस रहने दीजिए, ज़्यादा मस्का मत लगाइए। अरे मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी जैसी किसी की पत्नी पूरे गांव में नहीं। बस रहने दीजिए, आपसे तो भी कोई जीत सकता है क्या? कब निकल रहे हैं लड़की देखने? सोच रहा हूँ कल दिन भी सोमवार है, सुबह में निकलेंगे तो शाम तक घर वापस भी आ ही जाएंगे। अरे वाह, मेरा सिल्क वाला शर्ट साफ है ना? हाँ, वह तो शायद सीमा बेटी साहब की थी। चंद्रकांत बाबू रूम से ही जोर से आवाज लगाते हुए, बेटी सीमा, मेरा सिल्क वाला शर्ट साफ कर प्रेस भी कर देना, कल ही लड़की देखने जाना है। साफ है पिताजी, बस प्रेस करना बाकी है। मैं थोड़ा गांव में 2-4 लोगों को कल चलने के लिए बोल कर आता हूँ। हाँ जाइए, थोड़ा जानकार लोग को साथ ले लीजिएगा। उन लोगों के परिवार के बारे में सही से पता कर लीजिएगा। लड़की को थोड़ा चला बुला कर देख लीजिएगा, परिवार सज्जन है या नहीं। बगल के गांव में भी 2-4 लोगों से पूछ लीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे हाँ भाई साहब, पता कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए जो अभी राघव बाबू के साथ हो रहा है। उसकी बहू अब अपनी तिरिया चरित दिखाने लगी है। दिखाए भी क्यों ना, बड़े घर की बेटी जो ठहरी। मेरे पिताजी इतना रुपया जो दिए हैं मुझे काम ही करने के लिए। बेचारी गौरव की माँ घर के सारे काम करती और बहू सुबह उठकर जो आईने के पास बैठी बैठी बस अपना मुंह ही निहारती रहती है। वह निहारने से फुर्सत मिले तब ना कोई काम करे। बेचारी गौरव की माँ करे भी तो क्या करे, बहू को कुछ कहा भी नहीं सकती। बीच में ही रवि के पिताजी बोले, बात भी तो सही है, राघव भाई को बहू नहीं चाहिए था, उन्होंने तो अपना बेटा का शादी दहेज से करवाया है। अब उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ जी, आप सही बोले। वह जो एक रिश्ता आया था बगल के गांव से, बेचारी कितनी सुशील थी। बेचारी के पिता नहीं थे, वहाँ तो दहेज न मिलने के कारण शादी नहीं की और यहाँ तो बैग भर भर के रुपया मिला दहेज में। अब जब दहेज से ही शादी किया है तो बहू से काम की उम्मीद करना भी बेकार है। देखिए जी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन बहू सुशील होना चाहिए और परिवार भी सज्जन हो। वो तो है कि भानु भाभी का परिवार बहुत सज्जन है और बेटी भी ग्रेजुएशन कर रही है। अब तो जाने के बाद ही पूरी जानकारी होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा गांव में कुछ लोगों को कह कर आता हूँ। कहते हुए चंद्रकांत बाबू गांव की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद रवि भी घर आ गया। सीमा, मेरी प्यारी बहनिया, एक गिलास पानी पिला दो। सीमा पानी का गिलास रवि को पकड़ाते हुए
बोली, भैया एक बात जानते हैं, जब तक तुम बताओगी कि नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा। आप जरा सोचिए तो क्या बात हो सकती है। अब ज्यादा गोल मोल मत कर घुमाओ, बात क्या है बताओ। आप हार गए ना, नहीं बता कर पाए ना। रवि चिढ़ते हुए, सीमा तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया होगा और क्या। सीमा शर्माते हुए, भैया आप भी ना। फिर दोनों हंसने लगे। मेरे लिए नहीं, आपका रिश्ता आया है। कहाँ से आया है? तो भैया अररिया से। या देखिए मेरी होने वाली भाभी की फोटो, घर में सबको पसंद है। दूसरी वाली फोटो देती हुई, जो सीमा की एक सहेली की फोटो थी और वह देखने में बहुत ही सांवली थी। रवि फोटो देखने के बाद सीमा से बनावटी गुस्से से, कौन सी आँख से अच्छी है जो आप सबको पसंद आ गई है? देखो ना भैया कितनी सुंदर है। सीमा चिढ़ाते हुए बोली, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मोटी मोटी नाक, और बस बस रहने दे, बहुत तारीफ कर ली। कहता हुआ गुस्से से अपने रूम की ओर जा ही रहा था कि तभी सीमा दूसरी वाली फोटो रवि की ओर बढ़ाती हुई, और यह वाली कैसी है? रवि सीमा से श्वेता की फोटो लेकर देखने लगा। वाकई लड़की बहुत सुंदर थी। अब रवि सीमा को घूरे जा रहा था और सीमा रवि को मुस्कुराती हुई देख रही थी। अब रवि बनावटी गुस्से से सीमा को मारने को दौड़ा। रुक बदरिया, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। सीमा माँ के पास भागी। माँ बचाओ, मुझे बचाओ, भैया मार रहे हैं। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो? देखो ना माँ, भैया मुझे मार रहे हैं। जरूर तुम फिर कोई शरारत की होगी। सीमा माँ के पीछे छुप जाती है, फिर पीछे से रवि को मुंह बनाकर चिढ़ाती है। वैसे रवि अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और सीमा की इस बचकानी हरकत और भी अच्छा लगता था। रवि हमेशा अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। बेटा रवि, तुमने वह फोटो लड़की की देखी, कैसी लगी? माँ देखने में तो ठीक है, कितनी पढ़ी लिखी है। सीमा बीच में ही बोल पड़ी, भैया भाभी अररिया कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं। रवि हंसते हुए, अरे पगली, अभी रिश्ता ही आया है, शादी नहीं हुई। सीमा उतावलेपन में बोली, हाँ तो शादी भी हो जाएगी। मुझे तो भाभी बहुत पसंद है और मैं तो उसे भाभी ही कहूँगी। रवि की माँ हंसती हुई बोली, तुम्हारा जो जी चाहे वही बोलो, तुमको कोई रोक सकता है क्या? अब जा शाम दिखा दो। सीमा मुस्कुराती हुई शाम दिखाने चली गई। बेटा कल ही तुम्हारे पिताजी लड़की देखने अररिया जा रहे हैं। माँ पिताजी के साथ और कौन कौन जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बोले तो हैं कि गांव से दो चार लोगों को साथ लेंगे। नाम तो नहीं बताए हैं, कौन कौन जा रहे हैं? माँ मंजू का पति गढ़नेली वाला भी जा रहे हैं ना? हाँ, सीमा उन्हें कॉल कर बता दी है, सुबह 9 बजे के लगभग वो भी आ जाएंगे। माँ पिताजी को कहना ठीक से देख लेंगे परिवार ठीक है कि नहीं, नहीं तो बाद में गौरव की पत्नी जैसा ना हो जाए। वैसे तो उन लोगों से मैं भी एक दो बार मामा जी के यहाँ शादी में मिले थे। बेटा मैं तो कह रही हूँ कि ठीक से पता करने के लिए अगल बगल से भी पता कर लेंगे। सुना तो है कि उसका परिवार बहुत सज्जन है, लड़की भी सुशील है। तुम्हारी मामी की दूर के रिश्तेदार है और उन लोगों का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसीलिए अच्छी तरह से पूरा परिवार को जानती हैं। बाकी तो जाने के बाद ही पता चलेगा, अपने आँख से देखने के बाद ही सब क्लियर हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ कि बेटा तू भी साथ चला जा, अपने से देख लेगा तो और भी अच्छा रहेगा। तुम्हारी मामी तो कह रही थी कि रवि को भी साथ भेज दीजिए। नहीं नहीं माँ, जब पिताजी और मंजू का पति राजेश जी जा ही रहे हैं तो फिर हमें क्या जाने की जरूरत है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सीमा बगल से शाम दिखाती हुई गुजर रही थी। दोनों की बात सुनती हुई बोली, भैया का तो जाने का खूब मन है, लेकिन बेचारे शर्म से नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। रवि गुस्से से, ये बंदरिया कभी नहीं सुधरेगी माँ। लगता है अब सीमा की भी शादी करके मंजू की तरह जल्दी ससुराल भगाना पड़ेगा। सीमा गुस्से में, नहीं करनी मुझे शादी वादी, देखती हूँ मुझे कौन भगाता है। रवि की माँ सीमा से बोली, बेटी तो पराया धन होती है,
एक ना एक दिन पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। सीमा पैर पटकती हुई, मुझे नहीं जाना है कहीं। ठीक है पगली, तू कहीं मत जाना। तू हमेशा यहीं मेरे पास ही रहना। कौन तुम्हें भगा रहा है? कहते हुए रवि की माँ खाना पीना बनाने चली गई। रात हो गई थी। रवि के पिताजी भी घर आ गए। सबने साथ खाना खाए और सोने चले गए। सुबह सीमा जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना। नाश्ता के टाइम तक मंजू के पति राजेश जी भी पहुंच गए थे। फिर सबने मिलकर नाश्ता किया और सब लोग निकलने ही वाले थे कि तभी रवि ने राजेश जी को साइड में बुलाकर कहा कि सब लोग तो बुजुर्ग ही जा रहे हैं, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक से देख लीजिएगा, कहीं अच्छा खाना पीना देख फिसल नहीं जाए। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे पहले बुलाकर यदि ज़रूरत पड़ी तो दौड़ा के भी देख लेंगे। रवि हंसता हुआ, बस बस उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप जा ही रहे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है अब निकलिए, नहीं तो आप यहीं छूट जाएंगे। दोनों फिर हंसने लगे। सब लोग गाड़ी में बैठे और निकल दिए। लड़की देखने अररिया जैसे ही गाड़ी भानु बाबू के दरवाजे पर पहुंची। भानु बाबू दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। सबका अभिनंदन किया। फिर सब लोग गाड़ी से उतर के हाथ मुंह धोए और अपनी अपनी कुर्सी पकड़कर बैठ गए। और कहिए चंद्र बाबू, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं भानु बाबू, कोई तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नाश्ता भी आ गया। फिर सब लोगों ने नाश्ता की, चाय पिया। अब बारी आ गई लड़की देखने की। भानु बाबू घर के अंदर गए। श्वेता की माँ को कुछ समझाकर वापस आ गए। थोड़ी ही देर में श्वेता सहेलियों के साथ पान सुपारी एक ट्रे में लिए हुए सर को झुकाए भारतीय नारी की तरह छोटी छोटी कदमों से आगे बढ़ती हुई सब लोगों के बीच में आ गई। आने के साथ श्वेता ने सबको प्रणाम किया, फिर बगल में खड़ी हो गई। चंद्रकांत बाबू बैठने का इशारा किए तो श्वेता भी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर सब कुछ नॉर्मल सवाल जवाब श्वेता से किए। श्वेता भी बड़ी हिम्मत से सबका जवाब दिए। अंदर से तो बहुत डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत बनाए रखी। कुछ देर बाद भानु बाबू के इशारे करने पर श्वेता सबको पुनः प्रणाम करती हुई वापस चली गई। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत चलता रहा। तब तक खाना भी बन गया था। सबने खाना खाकर हाथ धोने के बाद सबने पान खाए। कुछ लोग सौंफ इलायची भी खाए। फिर थोड़ी देर आराम करने लगे। चंद्रकांत बाबू पान चबाते हुए, भानु बाबू बिटिया तो हमें बहुत अच्छी लगी और आप लोग रवि को तो देख ही हैं, यदि इच्छा हो तो दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे भी हम लोग पुराना रिश्तेदार तो है ही। क्या बात कर रहे हैं चंद्रकांत बाबू, रवि बाबू को तो बहुत बार देखे हैं और श्वेता की माँ भी अच्छी तरह से जानती है। बाकी हम लोगों का आना जाना तो लगा ही है। अब आप लोग बताइए कि मेरी बेटी कैसी लगी? यदि रवि बाबू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अरे नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग देख लिए तो हो गया। अभी इतना आगे जमाना नहीं चला गया है कि लड़का लड़की खुद पसंद करने लगे। हम लोगों के मरने के बाद भले ही वो लोग कुछ भी करें। मजाकिया लहजे में, हम लोगों के रहते हुए लड़का लड़की कुछ देखकर शादी विवाह करें, इतना भी खराब समय नहीं आ गया। इतना सुनते ही सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। ठीक है चंद्रकांत बाबू, जब लड़की लड़का दोनों पक्ष को पसंद है तो बात फाइनल भी कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, बात पक्की हो जाए, ये तो और अच्छी बात है। आप ही बताइए चंद्रकांत बाबू, क्या लेंगे भाई साहब? आप तो लड़का वाले हैं और हम तो ठहरे लड़की वाले। हमसे जितना बन सकेगा जरूर करेंगे। चंद्रकांत बाबू कुछ सोचते हुए, भानु बाबू मेरा बेटा शिक्षक है, इसलिए दहेज तो लेंगे ही। चंद्रकांत बाबू के मुंह से दहेज लेने की बात सुनकर भानु बाबू मन में सोचने लगे कि इन्होंने तो अपनी बड़ी बेटी की शादी में अच्छा खासा दहेज दिए थे। बेटा शिक्षक भी है, पता नहीं कितना मांग करेंगे। उधर दरवाजे के पीछे से चुपके से सुन रही श्वेता की माँ भी बहुत घबराई हुई थी। माँ सोच रही थी कि कितना मांग कर लेंगे, पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। लड़का अच्छा है, परिवार भी अच्छा है और जान पहचान भी है। कहीं ज़्यादा दहेज मांग लिए और हम लोग नहीं दे पाए तो इतना अच्छा रिश्ता भी हाथ से चला जाएगा, फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा अच्छा रिश्ता। ऐसे ही दोनों पति पत्नी के मन में बहुत सारी
निराशापूर्ण बातें सोच रहे थे। चाहे जो भी हो जाए, ज़मीन ही क्यों ना बेचना पड़े, बेच देंगे, लेकिन बिटिया की शादी ज़रूर होगी। तभी चंद्रकांत बाबू बोल पड़े, भानु बाबू, हमें आपसे दहेज में आपकी सबसे कीमती वस्तु चाहिए। भानु बाबू सुनते ही अब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था कि कौन सी कीमती वस्तु चाहिए। श्वेता की माँ भी मन में सोच रही है कि बहुत बड़ा दहेज लोभी है। बेटा को एक सरकारी नौकरी क्या हो गई है, जो जी में आए मांग लिया दहेज में। यह भी नहीं सोचते हैं कि चाहे बेटी वाले बिक ही क्यों ना जाए। हम तो बहुत अच्छा समझ रहे थे इन लोगों के परिवार को, ये भी सब की तरह दहेज लोभी ही निकले। पता नहीं अब कितना मांगेगा और कौन सी कीमती वस्तु चाहिए। दोनों पति पत्नी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि तभी चंद्रकांत बाबू बोले, भानु बाबू, हमें दहेज के रूप में अपनी बेटी चाहिए। भानु बाबू चंद्रकांत बाबू का मुंह आश्चर्य से देख रहे थे। हाँ भानु बाबू, हमें दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। इतना सुनते ही भानु बाबू की आंखें नम हो गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, चंद्रकांत बाबू, आप महान हैं। जितना आपके बारे में सुने थे, आप उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। आप इंसान के रूप में फरिश्ता हैं, वरना आज के इस दहेज के ज़माने में आप जैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं नहीं भानु बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं जानता हूँ बेटी के विवाह में कितनी परेशानी होती है, और मेरा मानना है कि आजकल बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। एक तो आप बेटी भी दे रहे हैं, ऊपर से दहेज। मैं इस दहेज रूपी समाज में मैं कुछ नया बदलाव चाहता हूँ, इसलिए मुझे दहेज के रूप में दुल्हन चाहिए। अरे बहू तो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप होती है। एक लक्ष्मी ले ही जा रहे हैं तो दूसरी लक्ष्मी की क्या आवश्यकता। महान है चंद्रकांत बाबू आप, और आपकी महान सोच। सत सत नमन करता हूँ आपके इस महान सोच को। और एक वादा मैं भी आपसे करता हूँ कि मैं जब भी अपने बेटे की शादी करूँगा तो बिना दहेज के ही करूँगा। बगल में बैठे राजेश जी चंद्रकांत बाबू जी का दामाद सर झुकाकर सबकी बात चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि इनके पिता भी दहेज में अच्छी खासी रकम वसूल किए थे और शादी के बाद तक भी कुछ न कुछ लेते ही रहे हैं। दोनों की समधि बनने पर लोगों ने खूब तालियां बजाई और दोनों को खूब बधाइयां मिली। चंद्रकांत बाबू के उदार हृदय को सबने खूब प्रशंसा की। तब तक श्वेता की माँ एक बर्तन में रंग लिए हुए आई और श्वेता के पिता के हाथ में दिए। चंद्रकांत बाबू, अब तो हम लोग समधी बनने वाले हैं, तो इस खुशी पर थोड़ा रंग लगाया जाए। हाँ हाँ, क्यों ना, बिल्कुल। इस खुशी के मौके पर रंग तो बनता है। फिर सबने एक दूसरे को रंग लगाए। दोनों समधी गले मिले। अब घर जाने का भी समय आ गया। भानु बाबू, अब चलने की आज्ञा दीजिए, शाम भी होने को है। मैं तो कहता हूँ कि आज यहीं रह जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप पंडित जी से मिलकर दिन बता दीजिएगा शादी का, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है चंद्रकांत बाबू, मैं कल ही जाता हूँ पंडित जी के यहाँ और एक अच्छा सा दिन निकलवा के आपको बताता हूँ। चंद्रकांत बाबू विदा लेकर घर की ओर प्रस्थान कर दिए। चंद्रकांत बाबू को अपने घर पूर्णिया पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई। सब लोग गाड़ी से उतरे और अपना अपना मुंह हाथ धोए। चंद्रकांत बाबू बरामदे पर रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। वहीं साथ में रवि की माँ भी बैठी। रवि की माँ श्वेता के बारे में पूरी जानकारी देने लगी। इस पूरी कहानी को रवि भी दूर से ही सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रवि कुछ नहीं सुन रहा हो, लेकिन पिता के द्वारा कहे हुए श्वेता और उसके माता पिता के बारे में पूर्ण रूप में नहीं सुन सका था, क्योंकि ज़्यादा दूर खड़ा होने के कारण सही से सुन नहीं पा रहा था। इसीलिए उसे लग रहा था कि कुछ और इसके विषय में क्यों ना जाना जाए, और ज़्यादा गहराई में तो पिताजी से उनसे भी तो नहीं कह सकते। इसीलिए अपने बहनोई राजेश जी के पास बैठे और बड़े प्यार से इधर उधर की बात से शुरुआत किए। लेकिन राजेश जी तो समझ रहा था कि बात तो कुछ और ही जानना चाहते हैं भाई साहब।
लेकिन सीधे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों ना थोड़ा और मैं भी मज़ा लूँ। इसीलिए राजेश जी भी श्वेता के विषय में छोड़ बाकी सब बात किए। सिर्फ श्वेता के बारे में कुछ नहीं बताया। जब देख लिया रवि ऐसी बात नहीं बनने वाली तो अब साफ साफ पूछना ही पड़ेगा। तो बात कहाँ से शुरू किया जाए। रवि ने श्वेता की माँ पिताजी के बारे में पूछना ही उचित समझा। क्यों न यहीं से शुरुआत करें। अच्छा राजेश बाबू, उसके माता पिता सब अच्छे व्यवहार के हैं ना। हाँ भैया जी। हाँ, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे व्यवहार के हैं। अच्छा मान सम्मान किए। लगता ही नहीं था कि किसी नई जगह आए हैं। बहुत ही वे लोग व्यवहारिक है। आखिर रवि से और रहा नहीं गया तो हार के श्वेता के बारे में ही पूछना पड़ा। अच्छा सब बढ़िया है। हकलाता हुआ। और श्वेता कैसी है। देखने में अच्छी लगती है ना। गोरी है ना सांवली। उससे बात किए थे ना। बात करने में कैसी है। अपने परिवार में घुल मिल जाएगी ना। राजेश जी से एक साथ श्वेता के बारे में रवि द्वारा इतने सवाल पूछने के बाद उसे भी अपनी शादी का समय याद आया। जब उसकी शादी लगा था तो वो भी ऐसे ही आतुर थे मंजू के विषय में जानने के लिए। भैया जी श्वेता जी देखने में बहुत ही सुंदर हैं। अपने इलाके में शायद ही इतनी सुंदर लड़की होगी। उनकी बाड़ी में बहुत ही मिठास है। बड़ी ही हंसमुख मिजाज की लड़की है। बहुत ही सुशील और सज्जन है। जब खाना पीना खाने के बाद बाबूजी जब दरवाजे पर बात कर रहे थे तो मैं उस टाइम आंगन में श्वेता जी से मिलने आया तो ऐसा लगा ही नहीं रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। खुले विचार की बहुत ही समझदार लड़की है। कोई भी बातचीत करती है तो लगता है बहुत ही सोच समझ कर बोल रही है। रवि बड़े ध्यान से राजेश जी की सारी बात सुन रहा था। रवि मन ही मन बहुत प्रसन्न था जो एक उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर रवि बोला, अच्छा राजेश जी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए। भैया जी ग्रेजुएशन अररिया कॉलेज से कर रही है। अभी 3rd ईयर में है। शायद जियोग्राफी ऑनर्स से ले रखी है। आते वक्त मैं उनकी मम्मी से घर वाला नंबर भी ले लिया हूँ। बोले हैं कि माँ लोग से बात करेंगे। यदि आपको भी चाहिए तो ले सकते हैं। रवि की इच्छा तो बहुत थी लेकिन शर्म के मारे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि शादी से पहले कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मन में तो लड्डू फूट रहा था कि नंबर तो आ ही गया है। घर वाले मोबाइल से तो मिल ही जाएगा। रवि का बात करने का खूब मन कर रहा था। मन भी क्यों ना करे। श्वेता की इतनी जो तारीफ सुन लिए थे। सब लोगों का बातचीत जारी था। बीच में सीमा आकर बोली कि अब कुछ बात ना खाते हुए भी कर लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सब लोग फिर आ गए। खाना खाए और सो गए। सब लोग तो सो गए लेकिन रवि का मानो जैसे नींद ही उड़ गई हो। उन्होंने राजेश के सो जाने के बाद उसके मोबाइल से श्वेता के घर का नंबर अपने मोबाइल में ले लिया। करवटें बदलते हुए न जाने कब नींद लग गया कि सीधे सुबह 6:30 बजे नींद खुली। फिर फ्रेश होकर नाश्ता किया और तब तक स्कूल का टाइम भी हो गया था तो स्कूल चला गया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन रवि ने रात में सोचा कि क्यों न आज राजेश जी बनकर ही श्वेता से बात किया जाए। इससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। यदि श्वेता की माँ या पिताजी फोन उठाते भी हैं तो कह देंगे कि मैं राजेश बोल रहा हूँ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रवि ऐसा ही किया। जब सब लोग खाना खाकर सो गए तब श्वेता के घर के नंबर पर कॉल किया। संयोग से श्वेता की माँ ने फोन उठाई। रवि, हेलो कौन। श्वेता जी उधर से आवाज आई। नहीं, मैं श्वेता की माँ बोल रही हूँ। माँ जी प्रणाम, मैं राजेश बोल रहा हूँ गढ़नवेली से। खुश रहिए। कैसे हैं और घर में सब बढ़िया है ना। हाँ हाँ माँ जी सब बढ़िया है। और वहाँ आप लोग कैसे हैं। यहाँ पर भी सब बढ़िया ही है। ऐसे ही दोनों के बीच कुछ बातचीत हुआ। तब तक श्वेता की माँ भी समझ चुकी थी फोन पर रवि हैं क्योंकि जब राजेश देखने आया था उस समय उनसे काफ़ी बात हुई थी। इसलिए आसानी से आवाज़ पहचान ली। फिर भी अनजान बनती हुई रवि से कही, लीजिए श्वेता से बात कीजिए। रवि तो बहुत खुश हो गया कि कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन उसे क्या पता कि उसका राज खुल चुका है। रवि के मन में तो घी के लड्डू फूट रहा था
फ़ोन श्वेता को देती हुई बोली, गढ़नवेली वाले राजेश बाबू का फ़ोन है। श्वेता ने अपनी माँ से फ़ोन ली और जैसे ही नंबर देखी तो पहचान गई, क्योंकि राजेश बाबू ने श्वेता को पहले ही रवि का नंबर दे चुके थे। इसीलिए श्वेता नंबर देखते ही पहचान गई। फिर भी अनजान बनती हुई प्रणाम राजेश बाबू। उधर से रवि भी प्रणाम कहा। दोनों ने एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। तब तक श्वेता की माँ सोने चली गई। तब रवि श्वेता से कहा, आप हमको पहचान पाए? श्वेता भी मन में सोची कि क्यों ना उन्हीं से बुलवाया जाए कि वो राजेश नहीं बल्कि रवि हैं, इसलिए अनजान बनती हुई, हाँ आप राजेश बाबू बोल रहे हैं। तब रवि मुस्कुराते हुए बोला, मैं रवि बोल रहा हूँ पूर्णिया से। श्वेता अपनी आवाज़ में बनावटी घबराहट दिखाती हुई, आप लोग बोल रहे हैं? जी रवि, हाँ जी मैं ही बोल रहा हूँ जी। अब पहचान ली? कभी आपसे मिला नहीं हूँ ना, इसीलिए नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं, अब तो पहचान लिए। लेकिन मेरा घर वाला नंबर आपके पास कैसे आया? रवि हंसते हुए, जब राजेश जी यहाँ से घर गए थे तो उन्होंने ही नंबर का जिक्र किए थे कि उनके पास है। मुझे फ़ोन नंबर उनसे मांगना सही नहीं लगा, इसीलिए जब रात में सो गए तो मैं चुपके से उनके मोबाइल से अपने मोबाइल में नंबर ट्रांसफ़र कर लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। दोनों के बीच बातों का सिलसिला जारी था। जब श्वेता के घर की घंटी बजी तो श्वेता पलट के देखी तो उस समय सुबह के 3 बज रहे थे। तब श्वेता ने रवि को बताया कि 3 बज गया है। तब रवि को भी ध्यान आया कि सुबह स्कूल भी तो जाना चाहिए है, इसलिए अब सोना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो गए। सुबह 9 बजे स्कूल था और अभी 8 बजने को हैं। अब तक रवि सो रहा था। देर रात तक जो जगा था, इस बात की जानकारी माँ को कहाँ से होगी? माँ सीमा को आवाज़ देती हुई बोली, बेटी देखो तो रवि अभी तक क्यों नहीं जगा? माँ अभी देखती हूँ। सीमा रवि के पास जाकर देखी तो रवि अभी भी सो रहा था। भैया उठो, आज स्कूल नहीं जाना है? रवि की नींद टूटी तो देखा सुबह के 8 बज चुके हैं। सीमा चिढ़ाती हुई बोली, क्यों भैया, रात भर भाभी से बात कर रहे थे? रवि हकलाते हुए, नहीं तो मैं क्यों बात करूं, और मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। चलो हटो, अब मुझे जाने दो, लेट हो गया है, स्कूल भी जाना है। उसके बाद क्या था, दोनों के बीच हर रोज़ रात में बातचीत जारी रहने लगी। फिर एक रोज़ प्लान बनाया कि क्यों ना कॉलेज के पास वाला कैंटीन में मिला जाए। तो दोनों ने एक दिन तय किया कि इस रोज़ मिलना है। श्वेता भी कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल गई और रवि अपने स्कूल से कुछ घर के काम का बहाना बनाकर जल्दी स्कूल से निकल गया। श्वेता अररिया कॉलेज से सटा कैंटीन के पास पड़ी एक बेंच पर बैठी रवि के इंतजार में खोई थी। वहाँ रवि भी बाइक से थोड़ी देर में पहुँच गया। बाइक की आवाज़ सुनकर जैसे ही नज़रें उठाई तो सामने रवि खड़ा था। जब दोनों की नज़रें मिली तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो एक दूसरे को अपनी अपनी आंखों में ही समा लेंगे। दोनों तो मानो किसी तीसरी दुनिया का सैर करने लग गए हों। उस समय श्वेता रवि के लिए पूनम की चांद थी। तभी रवि का फ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ से दोनों की समाधि भंग हुई। फिर दोनों एक दूसरे को हाय हेलो किया और वहीं कैंटीन में कुछ नाश्ता कोल्ड ड्रिंक लिए और बगल के गार्डन में दोनों बैठ के बातचीत करने लगे। कुछ समय बाद जाने की बारी आई तो श्वेता पूछी, फिर कब आएंगे? जब आप बुलाएंगे बंदा हाजिर हो जाएगा। दोनों हंसने लगे। फिर मिलने का वादा कर दोनों अपने अपने घर चल दिए। दोनों के लिए वह मिलन का पल बहुत ही सुखद था। रवि की माँ कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, अररिया वाले समधी जी अभी तक शादी के बारे में कुछ बताए नहीं। अरे हाँ सही बोली, अभी तक तो फ़ोन कर देना चाहिए था। हाँ वैसे भी लड़की वाले हैं, थोड़ा परेशानी तो होती ही है। हम लोग कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, फिर करेंगे इधर से ही। तभी घर में रखा फ़ोन मोबाइल में रिंग हुआ। बेटी सीमा देखो तो किसका फ़ोन आया है? जी बाबूजी, देखती हूँ, कहती हुई घर की ओर गई। उधर फ़ोन पर श्वेता के पिताजी बोल रहे थे। पिताजी, अररिया वाले का फ़ोन है। सीमा फ़ोन पिताजी को देती हुई बोली। रवि के पिताजी फ़ोन लेकर, हेलो, नमस्कार समधी जी।
नमस्कार, नमस्कार। कहिए, सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल है समधी जी। अपना सुनाइए। अपना भी सब ठीक है। बोल रहे थे कि 14 नवंबर का दिन बहुत ही अच्छा है। गंगा दशहरा इस दिन है। 2 महीने का समय भी है, तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है समधी जी, आपको जैसा अच्छा लगे। फिर दोनों नमस्कार एक दूसरे को करते हुए फ़ोन रख दिए। देखते ही देखते वह शुभ घड़ी भी आ गई। शादी के लिए मात्र 10 दिन बचा था। रवि की माता अपनी बहू श्वेता के लिए अच्छे-अच्छे गहने बनवाई, बढ़िया-बढ़िया साड़ी खरीदी। वो चाहती थी उसकी बहू सबसे अच्छी साड़ी पहने और जो सबसे लेटेस्ट मॉडल के गहने उसकी बहू ही पहने। आखिर चाहे भी क्यों ना, इकलौती बहू जो बनने वाली थी। दोनों तरफ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थीं। आज शाम में बारात निकलने था। सुबह से सब लोग पूरी तरीके से व्यस्त थे। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात निकलने ही वाला था। सिर्फ दूल्हा के पिताजी का इंतजार हो रहा था। रवि के पिताजी घर में कुछ ढूंढ रहे थे। रवि की माँ थोड़ी हड़बड़ाहट में बोली, अब आपका क्या खो गया है? सब निकल रहे हैं, अब क्या ढूंढ रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा जूता नहीं मिल रहा है। जूता तो पहने हुए हैं। अरे यह नहीं, नया वाला जो लिए थे, यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। रवि की माँ हंसती हुई बोली, ऐसा लग रहा है कि शादी आपके बेटे का नहीं, आपका ही होने वाला हो। पूरा दूल्हा की तरह सज गए हैं। कहते हैं ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वही हाल आपका है। अरे भाई, लड़का वाले हैं, थोड़ा बन-ठन के तो रहना ही पड़ेगा ना। अब थोड़ी मदद भी कर दो ढूंढने में, या खड़ी-खड़ी तमाशा देखती रहोगी? अरे ढूंढ रही हूँ बाबा। यह क्या है देखिए, बगल में रखा हुआ है। अरे भाई, हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो ही जाता है ना। लीजिए, अब जल्दी पहन के निकलिए, अब ज़्यादा लेट मत कीजिए। सब आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। हर हर महादेव के नारे के साथ बारात प्रस्थान किया। बारात अब अररिया पहुंचने वाली ही थी तो लगभग 1 किलोमीटर पहले कुछ बाराती गाड़ी से नीचे उतर गए और नाचते गाते दरवाजे तक पहुंचे। बाहर कुछ प्रोग्राम हुआ, बाकी बारात लोग दरवाजे पर रखी कुर्सी पर बैठ गए। चाय नाश्ता हुआ। अब बारी आ गया जयमाल की। दोनों लड़का लड़की के हाथों में एक एक माला दिया गया। फिर जयमाल संपन्न हुआ। सब लोगों ने ताली बजाई, फूल बरसाए। फिर दूल्हा और दुल्हन कुछ बाराती को आंगन ले जाया गया जहां शादी होना था। आंगन में एक तरफ दूल्हा पक्ष तो दूसरी तरफ दुल्हन पक्ष बैठे थे। शादी विधि पूर्वक शुरू किए गए। सारी विधि पूर्ण करते समय 3:30 बज गया था। अब बारी सिंदूर दान की। श्वेता के गांव की चाची ने रवि के हाथ सिंदूर का छोटा सा दलिया दिया। सब लोग बहुत खुश थे। वहीं श्वेता की माँ खुशी के साथ दुखी भी थी, यह सोचकर कि वह अब हमारी बेटी ही नहीं, अब किसी की बहू बन चुकी है। अब श्वेता और रवि दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बन चुके थे और इसी के साथ शादी भी पूर्ण रूप संपन्न हो गई। उसके बाद श्वेता दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। सभी रस्में संपन्न की गई और सब अपने घर को चले गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।